कहा जा सकता है कि ये सब हजारों साल पहले शुरू हुआ, मार्क्सवादियों के आने से बहुत पहले, वास्को ड गामा के आने से भी बहुत पहले। ये शायद उससे भी पुरानी बात है जब पुर्तगालियों द्वारा मारे गए 3 सीरियाई बिशप्स की लाशें समुद्र में तैरती हुई पाई गई थीं। ईसाई धर्म नाव पर सवार होकर केरल आया और ऐसे फैल गया जैसे पानी में एक टी बैग से फैली हुई चाय। लेकिन यह सब इस घटना से भी बहुत पुरानी बात है। ये वाकई में तब शुरू हुआ जब प्यार करने के कानून बनाए गए, कानून जो ये बताते थे कि प्यार किसे करना है, कैसे करना है और कितना प्यार करना है। जीसस क्राइस्ट के 12 शिष्यों में से एक सेंट थॉमस केरल आए, जिन्होंने यहां चर्च स्थापित किया। उनके अनुयायियों को नाजरीन कहा गया। ये अपनी पूजा अर्चना सीरियाक बोली में किया करते थे, जिसकी वजह से बाद में ये सीरियन क्रिश्चियंस कहलाए। ये एक खास तरह का समुदाय बना जिसमें लोगों ने जीसस क्राइस्ट के उपदेशों को ही माना, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि इनके रीति रिवाज हिंदुओं से ही मिलते जुलते रहे। जैसे सीरियन क्रिश्चियंस के चर्च में लगा हुआ ध्वज स्तंभ या दिया, या हिंदू मंदिरों की कला से मेल खाते रंग बिरंगे चर्च। रंग बिरंगी छतरियां लेकर चर्च की परिक्रमा भी इन समानताओं में से एक है। कईयों का मानना है कि सीरियन क्रिश्चियंस हिंदू समुदाय के साथ अपनी पहचान बनाए रखना चाहते थे। उनकी जिंदगी का लगभग हर रिवाज सवर्ण हिंदुओं के रीति रिवाज से मेल खाता रहा। इस कहानी के केंद्र में एक ऐसा ही सीरियन क्रिश्चियन परिवार है जो सवर्ण होने का गर्व भी रखता है, कभी कभी उसके फायदे भी लेना चाहता है, लेकिन कभी कभी इन जातीय और धार्मिक जंजीरों को तोड़कर खालिस इंसानी जज्बात के जोश के साथ जीना भी चाहता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में अपने आप को सवर्ण बनाए रखने की जिद के साथ पैदा हुआ हिंदू और अंग्रेजी मिश्रित अपर कास्ट सोफिस्टिकेशन है, और दूसरी तरफ है इन हदों को तोड़कर आगे बढ़कर जिंदगी को अपने हाथों से छू लेने, प्यार में खोकर उससे लिपट जाने की इच्छा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की यह कहानी इसी संघर्ष और उससे जुड़ी यातनाओं की है, जिसे अरुंधति ने बेहद शायराना अंदाज में पेश किया है। एक ऐसा ही क्रिश्चियन परिवार केरल के कोट्टयम जिले के अयमनम गांव में है। यहां पापाची और मामाची की जवान बेटी अम्मू एक अंग्रेजी हिंदू सवर्ण संस्कृति के दबाव में पल रही है। यहां उसे कॉलेज भी जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये लड़कियों के लिए गैर जरूरी है। अम्मू सारा दिन अयमनम से दूर भाग जाने का सपना देख रही है, अपने गुस्सैल पिता और लंबे वक्त से बीमार और कड़वे स्वभाव की अपनी मां से बहुत दूर। इसी बीच कलकत्ता की एक शादी में उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है, इश्क होता है और जल्दबाजी में शादी भी। उसे लगता है कि उसका कोई भी कदम अयमनम वापस लौटने से तो अच्छा ही होगा, लेकिन यह भ्रम जल्दी टूटता है जब उसे यह पता चलता है कि उसका पति तो एक लापरवाह शराबी है जिसे अम्मू की कोई फिक्र नहीं। शादी बिखर रही है, लेकिन इस बिखराव का एहसास होते होते अम्मू 2 जुड़वा भाई बहनों को जन्म देती है, भाई एस्था और बहन राहेल। अपने हालात पर छोड़ दी गई अम्मू
अपने जुड़वा बच्चों एस्था और राहेल के साथ अयमनम वापस आती है, जहां वो एक बिना पति की औरत होने की बेइज्जती का दंश लगातार झेलती रहती है। अम्मू दोबारा अयमनम के उस घर में आ चुकी है जहां बच्चों को बार बार सिर्फ अंग्रेजी ही बोलने पर मजबूर किया जाता है और जहां परिवार के सदस्यों को नीची जाति के लोगों के शरीर से अजीब गंध आती है। लेकिन सारी जंजीरों को तोड़कर सिर्फ प्यार कर लेने की इच्छा का ज्वालामुखी अम्मू के सीने में अभी भी कुलबुला रहा है और उसे जिंदगी भर की बेचैनी दे गया है। ये बेचैनी सिर्फ अम्मू की ही नहीं, उसकी बुआ बेबी कोचम्मा की भी है, जिन्हें जवानी में फादर मुलिगन नाम के एक पादरी से प्यार हुआ। फादर मुलिगन के करीब रहने और उन्हें पा लेने की इच्छा से ही बेबी कोचम्मा मद्रास के एक कॉन्वेंट में नन बन गई। लेकिन फिर भी उनका ये प्रेम असफल रहा और सारी जिंदगी यूं ही बितानी पड़ी, क्योंकि समाज के कानून एक लड़की का पादरी से प्यार स्वीकार नहीं करते। बेबी कोचम्मा फादर मुलिगन के प्यार को चुपचाप अपने सीने में दबाकर अयमनम के इस घर में अब एक सुनसान जिंदगी बिता रही है। अम्मू के पिता पापाची का सीना भी अम्मू और अपनी बहन के सीने की तरह जल रहा है, लेकिन यहाँ कोई असफल प्रेम नहीं, एक इंसान के अधूरे रह गए सपने हैं। पापाची एक एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीट विज्ञानी थे, जिन्होंने कीड़े की एक खास प्रजाति खोजी थी। उनके मुताबिक ये प्रजाति अभी तक नहीं देखी गई थी और इसका नाम पापाची के नाम पर ही रखा जाना था, लेकिन उनका ये शोध खारिज कर दिया गया। और भी गहरा आघात तब लगा जब पापाची के रिटायर होने पर उस कीड़े को एक नई खोज मान लिया गया और प्रजाति का नाम कीट विज्ञान विभाग के निदेशक के नाम पर रख दिया गया। पागलों की तरह अब इस घर में पापाची कभी तो अपनी पसंदीदा कुर्सी तोड़ते हैं, कभी अपनी पत्नी को पीतल के गुलदस्ते से पीटते हैं और कभी मेहमानों के आने पर झूठ मूठ अपनी शर्ट का बटन सिलने लगते हैं, ये जताने के लिए कि इस घर में भी एक महान कीट विज्ञानी की कोई कद्र नहीं। जैसे मामाची ने अपनी पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स फैक्ट्री में अचार, जेली और जैम प्रिजर्व करके रखे हैं, वैसे ही इन लोगों ने अपने अपने दिलों में अपने दुख, इच्छाएं, प्यार और आकांक्षाएं प्रिजर्व कर लिए हैं। ये कभी सड़ते नहीं। इन प्रिजर्व दुखों का असर इन किरदारों की बेचैनी में थोड़ा थोड़ा करके रिस रहा है। ये लोग न तो स्वच्छंद जीवन ही जी पा रहे हैं और न ही अपने दिल से एक सवर्ण अभिजात्य का पालन कर पा रहे हैं। ये पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व के उस प्रोडक्ट की तरह हैं जिसे फूड प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहकर बैन कर दिया था कि ये प्रोडक्ट न तो जैम की श्रेणी में आता है और न ही जेली की। या फिर ये लोग पापाची की उस प्लाईमाउथ कार की तरह हैं जिसे उन्होंने अपनी बीवी की व्यावसायिक सफलता से जलकर और समाज के द्वारा किए गए उनके अपमान के बदले में खरीदा था। आखिरकार पापाची के मरने के बाद बदले और गुरूर का प्रतीक इस प्लाईमाउथ कार के चारों ओर घास उगाई है। लगता है मानो कार भी घास के साथ ही जमीन से उगी है। कार के शीशे के छेद से अंदर घुसी चिड़िया इन लोगों की इच्छाओं की तरह दम घुटने से फड़फड़ाते फड़फड़ाते मर गई है। हर चीज अपना अस्तित्व खोकर कुछ अजीब शक्ल लिए हुए है, जैसे अमेरिका से लौटी राहेल का स्वागत करती हुई बूढ़ी नदी जो कभी अपने शबाब पर थी। अब ये नदी अपनी भुतहा मुस्कान लिए राहेल का स्वागत कर रही है। जहां उसके दांत हुआ करते थे वहां अब छेद हैं।
स्वागत में नदी कुछ यूं हाथ उठा रही है जैसे अस्पताल के बिस्तर पर पड़े मरीज का एक कमजोर हाथ। अपनी जवानी में ये नदी लोगों को डराती थी, उनका जीवन चलाती थी। अब ये सिर्फ कूड़े को समुद्र तक पहुंचाने का काम करती है। इसकी काईदार सतह पर अब चमकते हुए प्लास्टिक बैग्स फूल की तरह खिले हुए हैं। इसकी पत्थर की सीढ़ियां जो अपने दिनों में नहाने वालों और मछुआरों को पानी तक पहुंचाती थीं, अब उघाड़ी पड़ी हैं और किसी को भी कहीं से भी कहीं भी नहीं पहुंचाती। विकास के कानून ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा और समाज के कानून ने उपन्यास के किरदारों को भी कहीं का नहीं छोड़ा। देश में विकास हो रहा है। बेबी को चम्मा एक परेशान बुढ़िया है। अम्मू पति को छोड़कर लौटी हुई जुड़वा बच्चों की मां है। पापाची एक रिटायर्ड सन की बुढ़ा है। यही वो बातें हैं जो सामने दिखती हैं और समाज के लिए बड़ी हैं। इन किरदारों के जीवन की दफन कर दी गई इच्छाएं, आकांक्षाएं और प्यार किसी को नहीं दिखता। ये सब चीजें छोटी हो चुकी हैं, स्मॉल थिंग्स हैं। ये मासूम छोटी छोटी दफन कर दी गई चीजें फरियाद कर रही हैं कि कोई उनका हाथ पकड़े और किसे प्यार करना है, कितना प्यार करना है और कैसे प्यार करना है वाले कानून की बंदिश से बाहर निकाले। तभी अचानक अम्मू को मिलता है वेलूथा। वेलूथा मामाची की पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स फैक्ट्री में एक दलित जाति का कर्मचारी है। खुश मिजाज और चमकती मुस्कान वाला वेलूथा फैक्ट्री में मशीनों के उपयोग में माहिर है। लगभग पूरी फैक्ट्री उसी पर निर्भर है। जर्मन कारपेंट्री में उसका हाथ कमाल का है। जब बात करता है तो पूरे आत्मविश्वास के साथ दूसरों से अपनी असहमति भी प्रकट कर देता है। निचली जाति का होने की वजह से समाज के कठोर बंधन वेलूथा पर लागू होते हैं, लेकिन वो इन्हें न मानकर एक आजाद ख्याल उन्मुक्त जीवन जी रहा है, जिसे देखकर उसका पिता परेशान है क्योंकि ये चीजें उसे खतरे में डाल सकती हैं। कुल मिलाकर वेलूथा वो सब कुछ है जो अम्मू नहीं है। वो छोटी छोटी नजरअंदाज कर दी गई इच्छाएं, आकांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं अम्मू में दबी हुई हैं, लेकिन वेलूथा में प्रकट हैं। अम्मू के लिए वेलूथा उन छोटी छोटी चीजों का भगवान यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है। अम्मू के जुड़वा बच्चे एस्था और राहेल के साथ वेलूथा का खास लगाव है। समाज के कानून अभी तक एस्था और राहेल को नहीं छू पाए हैं। वो नदी के उस पार प्रकृति की गोद में वेलूथा के साथ खेलते हैं, उसके साथ लकड़ी की कई चीजें बनाना सीखते हैं, अलग अलग तरह के स्वाद भी लेते हैं। यहां जाति, धर्म और अभिजात्य उनके आड़े नहीं आता। घर लौटकर जब अम्मू अपने बच्चों के बालों से लिपटे हुए लकड़ी के टुकड़े देखती है तो अपने बच्चों के जरिए वेलूथा को अपने और करीब पाती है। यहां वो छोटी मगर दबी हुई बड़ी चीजों की आत्मा पूरे आवेग के साथ वेलूथा नाम के परमात्मा के समुद्र में मिल जाना चाहती है। आत्मा और देह दोनों के साथ पूरी तरह से एक हो जाना चाहती है। वेलूथा अम्मू के सपनों में है, लेकिन बच्चों के जरिए वो उसके करीब है। उसके हाथों से छीली लकड़ी के टुकड़े उसके बच्चों के शरीर पर लिपटे हैं। अम्मू ने महसूस किया कि उसके सपने और असल दुनिया के बीच समझौता हो रहा है और उसके बच्चे ही इस समझौते को जन्म में मदद करने वाली दाई हैं।
मगर ये अम्मू और वेलुथा का ये मिलन एस्था और राहेल के लिए भी जिंदगी भर का बोझ बनने वाला था। उपन्यास में खींचे गए चित्र आपकी संवेदनाओं को प्यार करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे, उन्हें आनंदित करेंगे और झकझोर कर रख देंगे। 350 पन्नों के इस काव्यात्मक उपन्यास का एक एक पन्ना कविता के जादू से सराबोर है। इसमें चांदी की रस्सी नुमा बारिश गन फायर की तरह धरती को छेद रही है। अयमनम के गर्मी और उमस के लंबे दिन हैं, जहां केले और कटहल पक पक कर फूटे पड़ रहे हैं। फल फूलों की खुशबू से लदी हुई हवा में बेसुध उड़ती गुनगुनाती ब्लू बॉटल मक्खियां हैं, जो कांच की खिड़कियों से टकराकर विस्मित सी मरी पड़ी हैं। मील के पत्थर पर एक निर्वस्त्र पागल बैठा है, जो कोई घर बार न होने पर भी अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा बांधे रखता है। पैराडाइज पिकल्स एंड प्रिजर्व्स के अंधेरे कमरे में छोटा एस्था गाढ़े ताजे जैम को चुपचाप पका रहा है। उस जैम में मुर्गे के पंजे और टूटे पंख वाले कौवे की कल्पना कर रहा है, ठीक शेक्सपियर के मैकबेथ की चुड़ैल की तरह। इसी कमरे में एस्था ने राहेल के साथ मिलकर कुछ काले राज प्रिजर्व कर लिए हैं। लोगों को लोकतंत्र के एक शॉट के साथ पूर्वी मार्क्सवाद और रूढ़िवादी हिंदूवाद का कॉकटेल परोसा जा रहा है। मार्क्सवाद के मुखौटे में जातिगत विभाजनों को बनाए रखने वाले राजनेता भी हैं। उपन्यास की कहानी समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर सीधी रेखा में नहीं है। यह कहानी लगातार भविष्य से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य और फिर कभी अतीत में सर्पीली छलांगे लगाती रहती है, वो भी बहुत ही अपरंपरागत काव्य उपमाओं के साथ। अरुंधति मानवीय रिश्तों के उन पहलुओं को भी बड़ा विस्तृत रूप से वर्णित करती हैं, जिनकी झलक से भी हमें अक्सर घिन आया करती है। नैतिक, अनैतिक, भूत, भविष्य, वर्तमान सब आपस में घुल मिल गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक ऐसा मीठा खंजर है जो धर्म, वर्णवाद, राजनीति, झूठे गर्व और दबी हुई इच्छाओं से गढ़े हमारे शरीर की परतों को चीर डालता है। ये उपन्यास हमारी संवेदनाओं के लिए एक महाभोज है। परंपराओं को तोड़ता ये उपन्यास अपने उलझे किरदारों, अनपेक्षित घटनाओं, नैतिकता, अनैतिकता और सामाजिक बराबरी के प्रश्नों और विविध रंग बिरंगी प्राकृतिक छटा से होते हुए मनुष्यों को उनकी कोरी पाशविक प्रवृत्तियों के दर्शन कराता है।